हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, सी डाइवर्स यूजेज अ मिक्सचर ऑफ 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन टू कप अप विद द हाई प्रेशर अंडर वाटर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन 1 Rolle's law, Dalton's law of partial pressures, Henry's law and Gram's law of diffusion। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हेनरी लॉ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे प्रेशर जो है इंक्रीज होता है, हाई प्रेशर की अगर हम बात करें वैसे वैसे जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। हेनरी लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे अंडर वाटर जाते हैं, नीचे जाते जाते क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो गैसेस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी हाई हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो है हम जो है हमारे वाटर के साथ जो है सॉल्युबल हो जाएगी, ब्लड के साथ जो है ऑक्सी मतलब कह सकते हो आप गैसेस सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, बट जैसे ही वापस जो है सरफेस पे आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन जो होंगे वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि वो ब्लड के अंदर जो है कह सकते हो आप लोग सॉल्युबल नहीं होंगे तो वो बाहर निकलेंगे, वो एज अ बबल्स के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम लोग लेंगे तो बबल्स के रूप में निकलेंगे। तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स को, जो नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं वो हमें जो है ब्लॉकिंग कर सकते हैं हमारी आर्टरीज की। ठीक है, याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन के बबल्स होते हैं वो किसकी ब्लॉकिंग कर सकते हैं, आर्टरीज की जो ब्लड ब्लॉकिंग होती है उसको कर सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए, नाइट्रोजन के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं उसके अंदर जो क्या करते हैं, हीलियम जो है कंसनट्रेशन डाली जाती है ताकि इसका टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। ठीक है, तो उसके अंदर इस वजह से हीलियम होती है और 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन जो है तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है एज लाइक एयर कंसेंट्रेशन। तो दिस इज द लॉ ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट के अकॉर्डिंगली जो इनकरेक्ट ट्रीटमेंट है वो हमें निकालनी। तो सबसे पहले व्हाट इज द ब्राउनियन मूवमेंट, तो हम एक बात करें तो इट इज़ अ जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, लाइक जैसे सन पार्टिकल्स जो है एक रिफ्लेक्ट होके जो है वाइट वाइट पार्टिकल्स, जैसे कई बार आपको देखते हो कि एक आप लोग जैसे कि सन पड़ता है तो उसकी रेज हमें वाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में दिख रहे हैं, तो वो जो ट्रैवल करते हैं वो जिगजैग मोशन में करते हैं। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस हैं। तो हमें इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिखाना है। तो ऑप्शंस आर, इट ऑब्जर्व अप टू पार्टिकल साइज ऑफ 0.5 माइक्रोन्स। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट्स बहुत स्मॉल साइज पार्टिकल्स के अंदर ही ऑब्जर्व होती है, तो ये करेक्ट जो स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, नो। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट इज़ द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सोल। तो यहाँ पर जो होता है ब्राउनियन मूवमेंट्स होते हैं एक्चुअली पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और इन ये जो है बहुत एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बहुत डिपेंड करती है। अगर हाई एनर्जी पे आएंगे तो ही जैसे होता है, तो जैसे एनर्जी ऑफ पार्टिकल किसके डिपेंड होते हैं, hc/λ, यानी स्पीड पे डिपेंड होती है, साथ में लैम्डा पे भी यानी वेवलेंथ पे डिपेंड होती है। इनडिपेंडेंट तो नहीं है, ये डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होती है, ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज होती है और काइनेटिक प्रॉपर्टी और टेम्परेचर पे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, सेकंड, दैट इज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 10 ग्राम ऑफ वो गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। ठीक है, द वेपर डेंसिटी एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो हमें बताना है कि 10 ग्राम जो है ऑक्यूपाई कर रही है 5.6 लीटर, तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी एंड फॉर्मूला हमें निकालना है। अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT।
तो यहाँ पर क्या है, हम मान के चलते हैं कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो क्या हुआ, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, नंबर ऑफ मोल्स के, यानी N के। वॉल्यूम जो क्या हुई, तो इसका अगर हम मान के चलें तो ये क्या हुआ, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। मास जो है हमें एक ही गैस का निकालना है, मोलिकुलर मास, तो हम ये भी कॉमन कर ले चलेंगे। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वेट ऑफ द गैस। ठीक है, तो यहाँ पर V1 बाय में V2 इज इक्वल टू V1 बाय में W2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा इस तरह से आंसर आता है तो आगे से हम निकाल सकते हैं कि किस तरह से निकलेगा। यहाँ पर अगर हम 5.6 लीटर पे अगर V1 को हम लोग 5.6 लेकर चलें और मास कितना हो जाएगा W1, फिर कितना हो जाएगा ये। ठीक है, STP पे हमें निकालना है। STP पे वॉल्यूम कितनी होती है हमारी, ये हमें पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होती है 22.4 लीटर। ठीक है, तो इधर हमें वेट निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ से हमारा W2 निकल जाएगा कि कितना होगा। ठीक है, तो V1 की वैल्यू अगर हम पुट ऑन करते हैं, यहाँ पर V1 की वैल्यू अगर हम बाई 5.6 वेट 22.4 इज इक्वल टू 10 बाय में W2। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो W2 जो है हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज विल बी द आंसर 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा W2 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, मास की जो वेट हो गया हमारा वो कितना आया, 40। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका जो वेट है वो 40 ग्राम है। तो जो 40 ग्राम होगा वही हमारा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं C3H8 12 जैसे 36। ठीक है, और तो C3 प्लस अगर बात करें हाइड्रोजन के 4 तो 40, तो C3H4 होगा। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट हमें क्या निकालना है, C3H4 होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो 40 ग्राम का आना चाहिए। वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वेपर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, वेपर डेंसिटी इज मोलिकुलर मास का हाफ। ठीक है, जो भी हमारा वेट आया था उसका हाफ जो है वो क्या होता है हमारा वेपर डेंसिटी। तो हमारा वेट कितना आया, 40 आया, 40/2 कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर कहेगा 20। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वेपर डेंसिटी जो कितना होता है मोलिकुलर मास या वेट का जो है हमारा, यहाँ पर हम कह सकते हैं, सॉरी, मास का जो है हमारा क्या होगा, Y/2। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आंसर आ जाएगा, 20। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the radioactive isotope that can be used to track the uptake of fertilizer from root level to the leaves। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स के जो उसके ट्रैक करना है हमें रूट लेवल टू लीव्स में, तो कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज होगा। ऑप्शन P32, फॉस्फरस 30, नाइट्रोजन 13 एंड नाइट्रोजन 16। सबसे पहले बात करें फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमारा फॉस्फोरस जो है फर्टिलाइजर्स के अंदर पाया जाता है। तो फॉस्फोरस जो है हम लोग देते हैं। तो यहाँ की बात करें तो जो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं एज ए आइसोटॉप यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी द 32। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आइसोटॉप 32। ठीक है, अगर बात करें साथ में बताती चलो, रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होती है। ठीक है, कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। ये भी बहुत बार क्वेश्चन जो है किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये भी कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कौन से ऑर्डर में आती है मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में। तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अ लिक्विड मेटल एट अ रूम टेम्परेचर रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म। ठीक है, लिक्विड मेटल है, ठीक है, वो जो है किस तरह से रिएक्ट करवाएगी ओजोन के साथ टू फॉर्म। मेटल की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा जो है लिक्विड मेटल में आएगा दैट इज Hg, मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ब्रोमीन जो होती है वो भी जो है कह सकते हो आप लोग लिक्विड होती है बट नॉन मेटल। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज अ नॉन मेटल। तो हाइड्रो जो ऑक्सीजन हो, पहले तो ओजोन की बात कर लेते हैं। ओजोन का ब्रेकडाउन कैसे होगा, वो रूम टेम्परेचर पर क्या होगी, O2 + O में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो ऑक्सीजन आ गई, हाफ एटॉमिक ऑक्सीजन होती है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, मरकरी के साथ, और मरकरी के साथ रिएक्ट करवा कर बनाएगी ये H2O। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
मर्करी ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, पॉजिटिव चार्ज इज localized at the center of the atom, randomly distributed all over the atom, evenly distributed all over the atom, evenly distribution on the surface of the atom। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो थॉमसन मॉडल क्या था, एक लाइक वाटरमेलन था। इसने बोला था कि यहाँ पर जो है जो कह सकते हो रेड पोर्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, और जो बीच में सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सारे के ऊपर रेड पोर्शन तो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो दिस इज नोन एज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम। तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द बात करें तो ये वो जो है रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली था। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द सरफेस ऑफ द एटम, ये था नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज थर्ड। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग वाला है, लेकिन अगर रदरफोर्ड के पूछा जाता तो फर्स्ट आता, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइंस ऑफ कैल्कोजेंस इज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस क्या होता है, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, दैट इज ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 को ही हम लोग कैल्कोजेंस कहते हैं। एक होता है हेलोजेंस, हेलोजेंस जो है ग्रुप नंबर 17 को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का अगर हम नॉर्मल रूल बताएं तो टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे करते हैं तो वो डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ नॉर्मली हमारा क्या होना चाहिए था, तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर सल्फर की, देन सेलेनियम की, देन टेलीनियम। बट ऐसा नहीं होता, ये जो है गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक्सेप्शन होता है। ये जो ग्रुप ऑक्सीजन क्या होता है, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, और इसमें क्या होता है, इसका बहुत कॉम्पैक्ट साइज होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर साइज होने की वजह से इसका जो कॉम्पैक्ट साइज हो जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे कम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर बनता है वो बनता है ऑक्सीजन की सबसे कम, एंड देन जो नॉर्मल रूल फॉलो होता है वो होगा। तो इसका अगर आंसर चाहें तो सबसे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि सबसे ज़्यादा सल्फर, देन सेलेनियम, टेलीनियम, एंड देन ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज Mendeleev left the gaps for the elements with predicted atomic weights 68 and 72 respectively are discovered later as। ठीक है, तो उन्होंने जो मेंडलीव ने है कुछ गैप्स छोड़ दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर 68 पोजीशन पर और 72, जिनका एटॉमिक वेट क्या था 68 एंड 72। तो वो बाद में डिस्कवर करे गए, तो वो कौन से थे। ठीक है, तो बाद में डिस्कवर करे गए थे, उनके नाम हमें बताने हैं। ऑप्शन है, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, गैलियम एंड जर्मेनियम, एंड स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। तो 68 पे जो एक्चुअली डिस्कवर किया गया था वो किया गया था गैलियम, एंड 72 पे जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था जर्मेनियम। जो गैलियम था वो एल्यूमिनियम के नीचे आता था, इस वजह से इसको जो हम जगह नाम दिया गया था दैट इज इसका एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया था, उसने नाम ये रखा था, लेकिन बाद में डिस्कवर्ड एज अ गैलियम हुए, बाद में इनका नाम क्या रख दिया गया था, गैलियम। ये तो मेंडलीव ने दिया था, उस टाइम जो पीरियोडिक टेबल में क्या नाम दिया गया था, मेंडलीव। लेकिन हमें पूछना है कि बाद में कौन से क्या नाम डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो थर्ड आंसर चाहिए। और जर्मेनियम क्या नाम रखा गया था, उसका था इका सिलिकॉन। ठीक है, ये तो ये नाम इसने दिए थे पहले। साथ ही साथ में एक और जो स्पेस है मेंडलीव ने ओपन किया था, छोड़ा था, दैट इज 21 पे। ठीक है, बाद में डिस्कवर्ड हुआ था एज ए स्कैंडियम, और पहले इसका नाम रखा गया था इक्का बोर। ठीक है, तो इसका क्या नाम रखा गया था, इक्का बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, what is the pKw of pure water at 90 डिग्री सेल्सियस whose H3 पॉजिटिव इज 10 की पावर -5 m। ठीक है, तो मोलर हमें दिया हुआ है कि H3 पॉजिटिव का हमें कितना दिया हुआ है 10 की पावर -f। तो अगर ये बात करें तो ये जो निकलता है तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा, OH नेगेटिव, H3 पॉजिटिव अगर हम डिवाइड करके तो किस में डिवाइड होता है, प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है, इसके अंदर क्या होता है, दो आयंस निकलते हैं, सॉरी, H3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। H3 H2 3 पॉजिटिव किस में कन्वर्जन हो जाएगा,
OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। इसकी भी 10 की पावर -5 हो जाएगी, इसकी भी 10 की पावर -5 हो जाएगी। तो अगर हम log निकालें तो log से जो क्या लोग H पॉजिटिव निकालते हैं तो H की पॉजिटिव की कंसनट्रेशन हमारे पास कितनी आती है 10 की पावर, अगर हम log 10 की पावर -5 करेंगे तो यहाँ pH अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 5, ठीक है। सिमिलरली लोग OH निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा 5। ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10 की पावर -5 यहाँ पर करके H पॉजिटिव की तो 5 आ जाएगा। और PKW क्या करते हैं हम लोग H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन को हम लोग बोलते हैं PKW, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5 + 5 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। इसका करेक्ट आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। What is the color of methyl orange when few drops of it added to the mixture of solution contains 80 ml of 1 molar HCl and 30 molar of 1 molar NaOH, ठीक है। तो इसने क्या है कि मिथाइल ऑरेंज है, उसका कलर क्या होगा अगर उसके कुछ फ्यू ड्रॉप डाली जाती है। किसमें एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 80 मिलीलीटर हमने HCl डाला हुआ है और 30 ml NaOH डाला हुआ है, ठीक है। तो HCl की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और NaOH की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है सॉल्ट बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पर होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कंसनट्रेशन अगर आप देखो तो वो डिफरेंट है। 30 ml अगर हम बात करें वो 30 ml के साथ ही रिएक्ट करेगा। 30 ml तो HCl यूज कर जाएगा और 30 ml वाटर का, ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन HCl की कितने अमाउंट हमें दिया हुआ 80, तो 30 तो यूज होगी लेकिन 50 अभी भी बचेगी। तो सॉल्यूशन पहली बात तो कैसा होगा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि 50 ml क्या HCl एक्स्ट्रा पड़ा होगा जो कि न्यूट्रलाइज नहीं किया गया किसी भी बेस द्वारा। तो सॉल्यूशन क्या होगा एसिडिक नेचर का होगा। और अगर आपको याद हो तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है या बेस सॉल्यूशन है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है, याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज क्या होता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और अगर बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है क्योंकि एसिडिक बन रहा है तो ये किस में कन्वर्ट होगा रेड कलर में, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये रिएक्शन हमें दी हुई है, हमें बताना है कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्साइड आ रहा है, ठीक है। तो जब हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या चार्ज होगा 0। यहाँ पर बात करें तो क्या हो रहा है पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 3 6 9, ठीक है। और Na2S की बात करें तो Na के जो पॉजिटिव होता है इसके ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर 2 हो रहा है, ठीक है। अब 0 चार्ज से पॉजिटिव हो रहा है तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और 0 से -2 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो यानी ये कैसी रिएक्शन हुई रिडॉक्स रिएक्शन हुई पहली बात तो, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन अकेला भी नहीं हो रहा और रिडक्शन अकेला भी नहीं हो रहा, तो ये दोनों हम नहीं मान के चलेंगे। दूसरा था कॉम्प्रोपोर्शनल एंड डिप्रोपोर्शनल, तो आप लोगों को पता ही है दोनों किसके टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन के ही टाइप है, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, डिसप्रोपोर्शन में क्या होता है एक ही कम एलिमेंट का, एक ही रिएक्शन में अगर हम बात करें एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो उसके हम लोग क्या बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। बट कॉम्प्रोपेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं जब मान लीजिए एक ही रिएक्शन थी इसी रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए ये रिएक्शन बन जाएगी कॉम्प्रीमेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर +4 से और -2 से 0 बन रही है, ठीक है। मान लीजिए तो जो होगा रिडक्शन एक ही जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी फाइनली प्रोडक्ट के अंदर। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हम कह सकते हैं आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी समझ हो गया, ये तो होगा ही नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका डिसप्रोपोर्शनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH H2O NaH2PO2 respectively in the following reaction after balancing,
ठीक है। तो हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पर P4, ठीक है, NaOH प्लस OH2 गिव राइज टू NH2PO2 प्लस PH3। तो यहाँ पर P4 है और यहाँ पर P1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो टोटल यहाँ पर 2 है, 2 की कमी है। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एक बार तो, ठीक है। और NaOH की बात करें, यहाँ Na दोगे, यहाँ दोगे, ठीक है। ऑप्शन ही ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखो इसके अंदर ना किसी में भी 2 है ही नहीं, तो हम ये रिएक्शंस लेंगे नहीं, हम तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है। तो NaOH में देखें तो मोस्टली देखो ऐसा ऑप्शन ले लो जहाँ पर लगभग सेम है। पहले 3 लेके चल लेते हैं। NaOH में 3, ठीक है। अब NaOH 3 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 करना पड़ेगा। यहाँ 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1, ठीक है। यहाँ 3 हो गई, यहाँ सॉरी मैंने पहले ही गलत लगा दिया था, 3 और 1 तो 4 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। सोडियम भी बैलेंस हो गए। उसके बाद बात करते हैं H2O के साथ। H2O यहाँ पर 3 हुए, यहाँ पर से 2 हुए, और यहाँ बात करें तो 3 × 2 = 6 और यहाँ से 3, तो 9 है, यहाँ 8 है, लेकिन 3 × 2 = 6 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ 6 है, और यहाँ पर 3 और 3H2 यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ कितना हुआ, 3 × 2 = 6 और +3 9, तो बैलेंस हो गया, सारी जगह 3 3 आ गया। तो 3 NaOH, 3H2O एंड 3 NH2PO2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये रहेगा, ठीक है। आप आंसर्स को चेक करिए कि क्या ऑप्शंस दिए हुए, तो उससे भी हम लोग क्वेश्चंस निकाल पाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, एल्कलाइन मीडियम इनहिबिट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम क्या होता है, वो रस्टिंग को रोकता है बिकॉज OH नेगेटिव आर प्रोड्यूस्ड। एल्कलाइन मीडियम बात करें तो पहले तो वो मान लीजिए कोई भी OH नेगेटिव तो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसके पास कोई भी मेटल होगा और उसके पास क्या होगा, OH ग्रुप होगा। जैसे कि NaOH अगर हम ले लें तो वो भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर हमने आयरन को डाला है, रेस्टिंग आयरन को। OH नेगेटिव आर प्रोड्यूस्ड, non-availability of H positive ions reduces oxidation of Fe2 to Fe2 positive ions on H negative are not produced, rate of oxidation of iron is high, ठीक है। तो यहाँ पहली बात तो देखते हैं, Fe से Fe2 पॉजिटिव बनता है रस्टिंग के दौरान, ठीक है। अगर हम बात करें तो उस टाइम पर क्या होता है, उसको क्या होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। जितने एनवायरनमेंट में एसिडिक मीडियम हो, क्योंकि Fe का जो है रस्टिंग लगता है उसके अंदर एसिडिक मीडियम पर, और एसिडिक मीडियम का मतलब क्या, H पॉजिटिव का होना, और एल्कलाइन मीडियम का क्या होना है, OH नेगेटिव का प्रेजेंट होना, ठीक है। लेकिन OH नेगेटिव जो है प्रोड्यूस तो होते हैं, बट उसकी वजह से रस्टिंग कम नहीं होती। OH नेगेटिव क्या करता है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवा देता है और उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो उससे क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वो जो क्या करता है, इस H पॉजिटिव को जो कि एसिडिक मीडियम लाए थे उसको खत्म कर देता है, यानी नॉन अवेलेबल करवा देता है टू ऑक्सीडेशन के लिए Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, कि जो अल्कलाइन मीडियम होता है उससे H नेगेटिव प्रोड्यूस होते हैं, जो कि H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके जो है H2 बना लेते हैं। देखो OH नेगेटिव लाइन क्यों नहीं ठीक हुई, क्योंकि OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एनवायरनमेंट में रहने चाहिए थे, वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस वजह से ऑप्शन गलत होता है। हमें रस्टिंग ऑफ आयरन के अकॉर्डिंगली देखना है। तो OH नेगेटिव प्रोड्यूस तो होते हैं, बट वो एनवायरनमेंट में बने, मतलब कह सकते हो मीडियम में बने नहीं रहते, वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवा के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। OH नेगेटिव आर नॉट प्रोड्यूस तो होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होंगे। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज हाई, एल्कलाइन मीडियम में रेट ऑफ ऑक्सीडेशन उल्टा लो हो जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि H पॉजिटिव अब अवेलेबल ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मेलेचाइट इज एन और ऑफ कॉपर, ठीक है। इट्स कॉम्पोजिशन इज, ठीक है। तो इसकी कॉम्पोजिशन बनानी है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड्स, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड
एंड कॉपर क्लोराइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है दिस। तो इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। अगर याद है आपको तो इट इज लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, तो मेलेजाइट कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसका एक फॉर्मूला और हम लिख सकते हैं Cu2CO3OH2। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और ये भी इस तरह से भी, दोनों ही तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग के अकॉर्डिंगली जो है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले स्मेल्टिंग होता क्या है, इट इज रिडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड और विद कार्बन। ठीक है, विद कार्बन जब रिएक्शन करवाई जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या सॉरी ऑक्सीजन नहीं, एयर के एब्सेंस, ऑक्सीजन के एब्सेंस एक ही बात बन जाएगी, या वेरी लिटल एनवायरमेंटल एयर। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ एयर, यही मैंने डेफिनेशन बताई कि हाँ ओर का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्साइड ओर का हो रहा है, मतलब ओर का ही हो रहा है। ठीक है, स्लैग इज फॉर्म, यस स्लैग इज फॉर्म होती है इसके अंदर। मोल्टन मेटल इज फॉर्म, यस। ऑक्सीडेशन ऑफ और टेक प्लेस, नो ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन की जगह क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर, रिडक्शन। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इज। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन सबसे पहले क्या है, रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म फिनॉल, आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन के बाद बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कौन सी लगा हुआ है, ब्रोमीन। ठीक है, रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म फिनॉल, इसका तो फॉर्मूला ही हम लोग सारा दिया हुआ है, हमें बस रिएक्शन की नेम बतानी है। ठीक है, फिनॉल का होगा यहाँ पर OH ग्रुप। तो इसने क्या बोला है कि कौन सा जो है हमारा बनेगी, कौन सी रिएक्शन टाइप ही होगी। ठीक है, पहली बात तो Br क्या होता है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है, और OH पे क्या होता है, नेगेटिव फाइल होता है। तो Br की जगह क्या है, OH नेगेटिव है, तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल ही आया है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। और इसकी जगह रिप्लेस हुआ है तो उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। तो रिएक्शन विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो आंसर विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एनोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स एंड चेन आइसोमर्स। पहली बात तो व्हाट इज ग्लूकोज, और उसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो उसका होता है C6H12O6। इसके अंदर भी C6H12O6। ठीक है, वैसे तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। ठीक है, बट इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के पास क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसके पास क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो यानी इनकी फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं IUPAC नेम ऑफ एलाइल क्लोराइड। ठीक है, IUPAC नेम बताना है एलाइल क्लोराइड का। तो पहले तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है एलाइल क्लोराइड की, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH2 एंड Cl, तो दिस इज नोन एज एलाइल क्लोराइड। पहली बात कितने कार्बन है टोटल, यहाँ पर 3, 1 2 3, तो यहाँ होगा प्रोप। ठीक है, प्रोप हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं जो है, तो प्रोप ईन। ठीक है, एक क्योंकि हुआ, और यहाँ पर 1 होएगा 3 क्लोरोप्रोपीन। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होता है 3 क्लोरोप्रोपीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, ऑप्शंस आर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, इथेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, तो नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पहली बात तो करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है। आइडोफॉर्म टेस्ट ना देने के लिए ना एक रीज़न होता है, इसके अंदर होना चाहिए CH3। ठीक है, CH3 ऐसे कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जिसके पास या तो कह सकते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, दैट इज OH ग्रुप हो, या फिर कह सकते हो CH3 ऐसे कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जिसके पास कीटोन ग्रुप हो, या इसको हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग वो जो है क्या देते हैं, पॉजिटिव क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। याद रखिएगा CH3 का भी होना ज़रूरी है।
ठीक है, ऐसे कार्बन जिसके पास या तो हुआ है, क्योंकि ये जो बाद में अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे ये भी CO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप, ये दो ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इनमें देख लेते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की बात करें तो ये क्या हो गया, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, COH, और यहाँ पर क्या होता है कार्बन CH3 तो ये जो है CH3 ये वाले फॉर्मूले की स्ट्रक्चर मिलते हैं। बेंजाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया दिस, और यहाँ पर क्या होगा CH2OH। ये बात करें तो ये कार्बन कैसा होगा, ठीक है, C6H5 बन जाएगा, लेकिन ये क्या होगा C, और ये डबल बॉन्ड होता है, तो इसके पास जो है कह सकते हो हम लोग ऐसे कार्बन के पास यहाँ जो O है इसके पास OH CH2 ही प्रेजेंट आके भी, ठीक है, CH2 नहीं, एक मिनट, 1 2 3 नहीं, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये जो है पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, नेगेटिव तो यही देगा क्योंकि इसके पास CH3 ग्रुप ही है। इथेनॉल भी देगा, देखो इथेनॉल कैसे देगा, CH3 और CH2OH, तो ये इसके पास क्या है, इस कार्बन के पास CH3 ग्रुप ही और OH ग्रुप है। इथेनॉल में क्या है, CH3CH, एल का मतलब है यानी डबल बॉन्ड को, ठीक है, तो ये भी देगा क्योंकि इसके पास भी ये ग्रुप प्रेजेंट है। नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इथेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गैस। ठीक है, तो हमें बताना है कि इथेनोइक एसिड क्या हो गया यहाँ पर, दैट इज CH2 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या हो गया, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, CCOOOH, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3OH, रिएक्ट विद मिथाइल दैट इज CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो इसके साथ अगर हम बात करें तो ये जो होता है वो होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसमें क्या होता है, CH3 के ऊपर पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। CH3 क्या होता है, नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव होता है और Br नेगेटिव होता है। तो ये जो अगर ऐसे अलग हो जाता है, CH3 नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव, ठीक है, तो ये इस तरह से जो है अलग हो जाता है। अब जो है इधर क्या प्रेजेंट है, CH3COOH, ये क्या करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और ये नेगेटिव वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा, MgBr के साथ। तो CH3 के साथ क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, और इसके साथ क्या बनेगा, CH3COO MgBr। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, इसकी जगह क्या आएगा, CH4 क्या है, मीथेन। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, मीथेन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बनता है मीथेन। अगर ये ऑप्शन में होता तो इसको भी हम लोग डाल सकते थे, ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा सकते थे, बट ये ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 21 की। CH2 5Br रिएक्ट विद CH3Br इन द प्रेजेंस ऑफ Na एंड ड्राई। ठीक है, जब हम लोग किसी भी एल्काइल ब्रोमाइड को Na एंड ड्राइथर की प्रेजेंस में करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुर्ज रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, CH2Br, तो CH2 5Br प्लस CH3Br। ठीक है, ये हमें बताना है कि क्या वुर्ज रिएक्शन की अगर आपको खासियत पता हो, उसमें क्या होता है कि जो एल्काइल ब्रोमाइड ग्रुप होते हैं वो हाइयर एल्केन्स ही बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए RBr होता है, सोडियम के प्रेजेंस में और ईथर के प्रेजेंस में ये हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, R और आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बाकी जो है रिलीज हो जाता है, Na के साथ Br लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो CH3 आपस में खुद के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 प्लस CH3Br, और किसकी प्रेजेंस में, Na की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H6 प्लस NaBr। ठीक है, C2H6, फिर क्या होगा, C2H5, Br भी आपस में ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na की प्रेजेंस में काम कर रहा है, तो ये किस में हो जाएगा, C4, और H5 क्या होगा, H10। ठीक है, और NaBr रिलीज हो जाएगा, और एक बार क्या करेगा, ये C2H5Br होगा, वह CH3Br के साथ कंबाइन करेगा, यानी C2H5Br
plus CH3 Br react with each other to form 2 + 3 कार्बन 3 और H कितने हो जाएंगे टोटल H5 + 3 8। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर बनेगा 3 कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे टोटल C2H6 C3H8 एंड C4H10। इसका करेक्ट आंसर होगा C4। याद रखिए बुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल ब्रोमाइड होते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एंड ट्राइथर की प्रेजेंस में, और वो हायर एल्केन्स बना लेते हैं आपस में रिएक्ट करके। ठीक है, दिस इज द फोर्थ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन वाटर एक्सीड्स 50 ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन जो है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो इससे क्या होता है। ऑप्शन आर मीथेमोग्लोबिनियम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, डैमेज ऑफ किडनीज एंड लेग्जेटिव इफेक्ट्स। तो याद रखिएगा जब नाइट्रेट्स की कंसंट्रेशन जो है एक्सीड हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मीथेमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, तो मीथेनोग्लोबिनीमिया किसको बोलते हैं, नाइट्रेट की कंसंट्रेशन 50 ppm से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये गैस हार्मफुल जो है हो जाता है। और डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन से हमारा जो होता है, और या फिर कह सकते हैं जो फैक्ट्रीज वेस्ट होते हैं उसमें भी नाइट्रेट्स होते हैं, तो वहाँ से जो है पोल्यूशन करते हैं रिवर्स में, तो इससे बेबीज़ वगैरह में मीथेग्लोबिनोमिया या फिर ह्यूमन्स में हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड अमंग द फॉलोइंग। यूसेज ऑफ टेट्राक्लोरन इथेन फॉर ड्राई क्लीनिंग, टेट्राक्लोरोइथेन। ठीक है, यूसेज ऑफ H2O2 फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये जब हम ड्राई करते हैं तो वाटर में करते हैं तो ये सारी जो है वाटर में घुलेगी, तो उनके साथ वही देखने में। यूसेज ऑफ क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग पेपर, यूसेज ऑफ क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एज ए क्लींजिंग एजेंट, तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन। तो अगर हम बात करें क्लोरीन की तो आपको पता ही है क्लोरिनेटेड वाटर हो जाता है बहुत ज़्यादा, एक कह सकते हो बहुत ब्लीचिंग जो है कर देता है और कैंसर जो है कोज कर सकता है ये वाला। ठीक है, पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल जो करता है ये भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है, तो वाटर में जैसे ही जाएगा आफ्टर वॉशिंग तो ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, H2O2 की बात करें तो ये जो है ज़्यादा क्रिएशन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, क्योंकि H2O2 क्या करता है वाटर में जैसे ही जाता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है H2O + O2 में। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट हार्मफुल, तो यहाँ पर हार्मफुल नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। जबकि टेट्राक्लोरोइथेन जो करता है वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लोरोइथेन का अगर हम समझ आ रहे हैं टेट्राक्लोरो CCl4, तो यहाँ से वही बनता है, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स में इन्वॉल्व होता है, तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कोज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द रॉ मटेरियल दैट इज नॉट यूज्ड इन ग्लास। ग्लास के अंदर कौन कौन से यूज़ नहीं किया जाता, ऑप्शन सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम। बाकी तीनों जो है यूज़ किए जाते हैं ग्लास के अंदर, एल्यूमिनियम यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द पोलीएस्टर अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इज। ठीक है, पोलीएस्टर बताना है, यानी ऐसा कंपाउंड, ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर वेरियस नंबर ऑफ एस्टर ग्रुप प्रेजेंट। ऑप्शंस आर नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6, डेक्रोन एंड बेक्लाइट। तो नाइलॉन 6 और जो 6,6 होता है वो तो पॉलीअमाइड, ठीक है, यानी इसमें अमाइड ग्रुप होता है ना कि पोलिएस्टर का, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। डेक्रन की बात करें दिस इज आल्सो नोन एज स्टेरिलिन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो होता है अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है पॉलीएस्टर ग्रुप होता है। बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट जो होता है वो किससे बना होता है, फिनोइल से। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिनोइल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डेकर, दिस इज नोन एज पॉलीएस्टर। सो दिस इज द कंप्लीट केमिस्ट्री क्वेश्चंस ऑफ DSSB TGT नेचुरल साइंस 2018 क्वेश्चन पेपर। तो होप आप लोगों को समझ आए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।